1936 को उड़ीसा भारत का पहला प्रदेश भाषाई आधार पर पहला प्रदेश बना। इस भाषाई प्रदेश में विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण रहा। आज हमारे अतिथि हैं प्रमोद कुमार मिश्र जी। प्रमोद कुमार मिश्र जी कौशल समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं। उनका ये मानना है कि ये जो भाषाई आधार पे बना प्रदेश, इसमें जो सारे विविध संस्कृतियों का मिलन हुआ, मगर स्वाधीनता के बाद प्रदेश की सरकार ने केवल और केवल पश्चिम के संस्कृति को दबाया और पूरब के संस्कृति को बढ़ाया। इनका ये भी मानना है कि पश्चिम में जो खदान है, वहां से जो राजस्व संग्रह होता है, उसका विकास पूर्व में होता है। उस राजस्व का कोई भी खर्च पश्चिम के तरफ नहीं होता। इसलिए उनका मानना है कि प्रदेश का विभाजन ही इस विकास के असंतुलन को ठीक कर सकता है, और जो पश्चिमी संस्कृति, जो पश्चिम भाग की संस्कृति रही है प्रदेश की, उसके संरक्षण के लिए भी प्रदेश का विभाजन जरूरी है। तो नमस्ते प्रमोद कुमार मिश्र जी, आज हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल है आपको कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि प्रदेश का विभाजन ही इस सारे समस्याओं का समाधान है? देखिए, अभी जो कुशल प्रांत की मांग हो रहा है, वही कुशल प्रांत कभी भी उड़ीसा का एक हिस्सा नहीं था। ये एक स्वतंत्र हिस्सा था। उसका भाषा, उसका कल्चर, ट्रेडिशन सब अलग था। 1936 में ये लोग जब उड़ीसा स्टेट लैंग्वेज के आधार पर किए, तब जबरन इस इलाके को उड़ीसा में मिला दी। फिर 1948 में जब एक्सपांशन हुआ, जब एक स्टेट सबको देश में मिला है यूनियन ऑफ इंडिया में, तब बाकी सब जब गडजात स्टेट थे, उनको भी जबरन उड़ीसा से मिला दिया। और तब बोले थे कि जब आप उड़ीसा से मिले हो तो आपका विकास हो, आपका डेवलपमेंट हो। मगर 1936 से आप देखिए, या अभी जो 1948 से आप देखिए, जितना भी विकास हुआ था, डेवलपमेंट था, जितना भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, अभी नीचे चला। जितना इधर का जो प्रॉपर्टी है, हर साल यहाँ से 28,000 करोड़ रुपया स्टेट एक्सचेकर को जाता है, मगर रिटर्न में 500 करोड़ भी नहीं आता। तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड ग्रेजुअली इट इज गोइंग स्लोअर डे बाय डे। और आज 1980 के बाद ये इलाके का ऐसा अवस्था हो गया कि आज डिस्ट्रेस माइग्रेशन ह्यूज अमाउंट में हो रहा है। हर साल 5 से 10 लाख लोग यहाँ से बाहर को पलायन कर रहे हैं। यहाँ नौकरी नहीं मिल रहा है, यहाँ का युवा बाहर को जाने के लिए मजबूर हो रहा है। यहाँ जो किसान है, पिछले 2 साल में 300 से ज्यादा किसान सुसाइड कर चुके हैं। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि जितना भी इकोनॉमिक रिसोर्सेस यहाँ का है, ये सारे रिसोर्सेस लेके ये लोग कोस्टल उड़ीसा में खर्च करते हैं। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है, वो सब कोस्टल उड़ीसा में करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो सब भी कोस्टल उड़ीसा में करते हैं। यहाँ का जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को 2 करोड़ लोग बोलते हैं, कोई उसको संबलपुरी बोलता है, कोई कुशली बोलता है, कोई संबलपुरी कुशली बोलता है, कोई कुशली संबलपुरी बोलता है, मगर ये स्वतंत्र लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज को कोई मान्यता नहीं है। नेपाली लैंग्वेज 1 लाख 2 लाख आदमी बोलते हैं, मगर वो लड़ाई किए, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट मान्यता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का 8 शेड्यूल में उनको मान्यता मिला, हमारा लैंग्वेज को मान्यता नहीं मिला। तो ये होता है कि यहाँ का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, निचले स्तर पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए, ये लिंग्विस्टिक बैरियर के रीजन जो है, इसके कारण हमारा डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। तो ना तो हमारा लड़का अपने लैंग्वेज में पाठ पढ़ सकता है, ना हमारा कल्चर का कोई मर्यादा है, ना हमारा परंपरा का कोई मर्यादा है, ना हमारा जो इकोनॉमी है उसको ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। जितने भी आज इंडस्ट्री ये इलाके में हुआ है, इंडस्ट्री होने से यहाँ का लोग बेघर हो रहे हैं, यहाँ का जो एनवायरनमेंट बर्बाद हो रहा है। मगर जब नौकरी की बात आती है तो ये कोस्टल उड़ीसा के लड़के लोगों को मिलता है, तो यहाँ का लड़कों को एकदम कम पैसे में माइग्रेट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आज 2 तरफ का माइग्रेशन यहाँ हो रहा है। एक डिस्ट्रेस माइग्रेशन हो रहा है, दूसरा एजुकेटेड माइग्रेशन हो रहा है। ये जो हमारा जो किसान भाई है, जो मजदूर भाई है, उनको काम नहीं मिलता, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो वो डिस्ट्रेस माइग्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और जो एजुकेटेड लड़के हैं, जो पाठ पढ़ना चाहते हैं, तो नौकरी ढूंढने के लिए बाहर को जाते हैं। तो ये जो इलाका है, कुशल इलाका, जहाँ 2 करोड़ आदमी आज रहते हैं, जो एक बड़ा इलाका है, ये इलाका आज देश का सबसे ज्यादा अगर एक्सप्लॉयटेशन का शिकार
कौन सा इलाका हुआ है, तो ये कोस्टल रीजन हुआ है, इसलिए ये मांग कर रहे हैं। तो आप जो बता रहे हैं समस्या कि ऐसा ऐसे समस्याओं से हमारे इलाके की जनता सम्मुखीन हो रही है, तो इस समस्या का समाधान क्या केवल उड़ीसा का विभाजन है? क्या विभाजन से इन सारे समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं? क्या केवल और केवल विभाजन ही आपका मांग है? देखिए, उड़ीसा का विभाजन की बात नहीं है, ये हमारा अपना जो पुराना स्थिति है, इसको हम मांग करते हैं। वी वर नेवर अ पार्ट ऑफ उड़ीसा, दे हैव फोर्सिबली मर्ज्ड अस इन उड़ीसा। हम उड़ीसा का हिस्सा कभी नहीं थे। उड़ीसा जब तैयार हुआ था तो 3 डिस्टिंक्ट कल्चरल रीजन को लेकर तैयार हुआ, एक उत्कल, एक कोसल और तीसरा कलिंग। मगर ये लोग हमेशा उत्कल का जो डोमिनेंस ये कोसल के ऊपर रखते हैं। आज जो उड़ीसा डे है, अप्रैल 1 को, उसको उत्कल दिवस बोलते हैं। उड़ीसा सरकार का जो जर्नल निकलता है, उनका जो पत्रिका निकलता है, उसका नाम है उत्कल प्रसंग। और अभी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा इतना दूर तक चला गया कि अपना जो स्टेट एंथम, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक स्टेट एंथम ये लोग तैयार किए, उसको भी वंदे उत्कल जननी बोलते हैं। और ये इलाके के 2 करोड़ लोगों को मजबूर करते हैं कि आप उत्कल का डोमिनियन स्टाटस के अंदर रहो। जैसे ब्रिटिशर्स आके बिजनेस करने के लिए यहाँ आए, 250 साल हमारा मालिक बन के रह गए। ये लोग भी हमको आज पिछले 7-8 दशक से हमको अपना अपना मालिक ये लोग बने हुए हैं जबरन, और हमको उनका कृतदास बनाकर रखे हुए हैं। तो आज हमारे पास एक ही विकल्प है। संविधान भी हमको बोलता है, संविधान में प्रावधान है, आर्टिकल 2 और 3 है, जिसमें किस आधार पर राज्य हो सकता है, प्रांत हो सकता है, लिखा हुआ है। भाषा के आधार पर कभी हुआ था, आज इकोनॉमी के आधार पर हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस के आधार पर हो रहा है, पॉलिटिकल रीजनिंग से हो रहा है, हिस्टोरिकल रीजनिंग से भी बहुत सारे स्टेट हुआ था, कल्चरल रीजनिंग से भी स्टेट हुआ था। आज देश में बहुत सारे राज्य की मांग है। जितने भी मांग है, सभी के पीछे एक एक लॉजिक रहता है, और जितने राज्य की मांग की लॉजिक है, ये सारे लॉजिक हमारे पीछे। आज अगर गोरखालैंड एक स्टेट मांगता है, बोडोलैंड स्टेट मांगता है, कुछ बिहार स्टेट मांगता है, या विदर्भ स्टेट मांगता है, उनके पीछे एक एक रीजन रहता है, एक एक कारण रहता है। मगर हमारे पीछे ढेर सारे कारण। हमारा लिंग्विस्टिक रीजन है, इकोनॉमिक रीजन है, ज्योग्राफिकल रीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस का रीजन है, हिस्ट्री का रीजन है, परंपरा का रीजन है, कल्चर का रीजन है। तो आज देश में अगर कोई प्रांत का लॉजिक सबसे मजबूत है, तो ये कुशल स्टेट डिमांड की जो मांग है, इसके पीछे सबसे ज्यादा मजबूत लॉजिक है। इसलिए हम सोचते हैं कि स्टेट नहीं होने से, राज्य नहीं होने से, एक स्वतंत्र प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने से, जो कि स्टेट नहीं होते हुए नहीं हो सकता, सेपरेट असेंबली, सेपरेट सेक्रेटेरिएट, सेपरेट हाईकोर्ट नहीं होने से, यहाँ का लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस मिलना चाहिए, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन लोगों का होना चाहिए, वो कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए हम अलग कौशल राज्य की मांग कर रहे हैं। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, बिहार से जब झारखंड अलग हुआ, और लगभग 20 साल अभी गुजर चुके हैं, तो इन 20 सालों में उन दोनों राज्यों की बहुत विकास नहीं हुई है। जो पहले 20 साल पहले जो स्थिति रही, आज भी तकरीबन वही स्थिति बरकरार है। लोग आज भी वहां से काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। वहां की आदिवासियों की जो स्थिति है आज भी वही है। तो आपको ये कैसे आप जनता को आश्वासन दे सकते हैं कि जब उड़ीसा से पश्चिमी भाग अलग होगा, तो यहाँ की जनता की स्थिति और उनके जीवन शैली में और उनके रोजगार में बहुत बड़े बदलाव आएंगे? आप उनसे कैसे भरोसा दे सकते हैं? हैं। देखिए, आप अगर इकोनॉमिक एनालिसिस को देखेंगे, तो जब छत्तीसगढ़ जिस रीजन को लेके तैयार हुआ है, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड था, वो उसका जो पर कैपिटा इनकम था, पहले मध्य प्रदेश में रहते हुए जो था, आज तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा, छत्तीसगढ़ का जिस जैसा हुआ है, उत्तरांचल के भी ऐसा हुआ है, झारखंड का भी ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसा स्थिति था आज ऐसा स्थिति परिवर्तन हुआ है। आज भी गरीबी है, आज भी भूखमरी है। क्यों हुआ है? क्योंकि प्रशासन में जो बैठे, जिस पॉलिटिकल पार्टी लोगों ने शासन किए, ये लोग वही काम किए जो मूल स्टेट में था। अगर कल कोस्टल स्टेट होता है और ऐसे लोग ही शासन करेंगे, तो ये हालत जरूर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। मगर ये जरूर होगा
आज देखिए जो 28,000 करोड़ रुपया, हम इकोनॉमिक कैलकुलेशन एक एरिथमेटिक का पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, 28,000 करोड़ रुपया आज स्टेट एक्सचेकर को यहाँ से जाता है, और वो 28,000 करोड़ से 500 करोड़ रुपया यहाँ लौटता है। बाकी 27,500 करोड़ रुपया कोस्टल उड़ीसा में खर्च होता है। कल अगर ये पैसा हमारा यहाँ चले आएगा और इसको अगर आप इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत आगे चला जाएगा। ये तो एरिथमेटिकल कैलकुलेशन से पता चलता है। और जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक ग्रुप का डेवलपमेंट की बात है, वहां का जो प्रशासन होगा वो प्रशासन का नैतिक दायित्व होगा। इसीलिए क्या होता है, जिस इलाके में लंबा लड़ाई होता है, लंबा संघर्ष होता है, ये संघर्ष तैयार करता है एक ऐसा सरकार को जो सरकार लोगों को न्याय देता है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में लंबा लड़ाई नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में सारे लोग एकजुट हो गए, एकमत हो गए, एक राज्य गठन कर दिए। मगर झारखंड में लड़ाई हुआ, और आज झारखंड का जो आदिवासी हैं, जो राज्य के लिए लड़ाई किए, 60 साल लड़ाई किए, डेफिनेटली उनका लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट हुआ है। आज सरप्लस बजट झारखंड ला रहा है, आज तेलंगाना सरप्लस बजट ला रहा है। वो तो पहले नहीं था ना, पहले जो भी पैसा निकलता था झारखंड से वो बिहार में चला जाता, पटना और इसके करीब खर्चा होता था। सिमिलरली इन तेलंगाना रीजन ऑल्सो, जो भी पैसा ओरिजिनल तेलंगाना से निकलता था वो कोस्टल आंध्रा में खर्चा होता था। तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड अभी चेंज हुआ है, मगर वहां का जो प्रशासन है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, अगर वो काम नहीं करेंगे और लोग अगर उनका काम नहीं पकड़ेंगे तो हालत बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि हम नया स्टेट होने से भी ये तो भारत के अंदर ही रहेगा, ये भारत के बाहर तो नहीं रहेगा, अलग देश नहीं बना रहे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ही रहेगा। तो इसलिए हम जो स्लोगन दे रहे हैं कोसल मूवमेंट में, हम सिर्फ कोसल राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं अल्टरनेटिव कोसल स्टेट, विकल्प कोसल राज्य की बात कर रहे हैं। हम जो इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, जो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, हम खुला बोले हैं कि लैंड का मालिक टिलर होगा, जो चाष करता है, जो किसान है वो जमीन का मालिक होगा, जो खेत मजदूर है वो जमीन का मालिक होगा, जो मजदूर है वो मिल का मालिक होगा। ये जो आपका वर्केबिलिटी जो तैयार होगा, एम्प्लॉयबिलिटी जो तैयार होगा, वहां का लोकल लड़कों को मिलेगा। ये सब प्रिंसिपल हम आज तैयार किए हैं। हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं कोसल मूवमेंट का, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ राज्य मांगते हैं, हम सिर्फ प्रांत मांगते हैं, हम अल्टरनेटिव स्टेट मांगते हैं। आज एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, यहाँ का एक बड़ा इकोनॉमिक रिसोर्स है केंदुपत्ता, जिसमें से सिर्फ 400 करोड़ रुपया एक ही केंदुपत्ता डिवीजन से निकलता है। 400 करोड़ रुपया 1971 में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एक प्रिंसिपल किया, उसमें बोला गया है कि जिस इलाके में जितना केंदुपत्ता निकलेगा उनका जो प्रॉफिट का 50% वहां खर्च होगा। यहाँ जिस इलाके में जितना केंदुपत्ता आता है वहां का सारे प्रॉफिट चला जाता है कोस्टल उड़ीसा में खर्च होता है। पहले पंचायत में केएल ग्रांट बोल के ग्रांट रहता था, 15,000, 20,000, 50,000 आता था, आजकल वो भी उठा दी। तो आज एक डिवीजन में जहां 400 करोड़ केंदुपत्ता का प्रॉफिट होता है, अगर वो 200 करोड़ रुपया वही डिवीजन, एक डिवीजन में शायद 1 या 2 जिला आता है, उसमें खर्चा होता है, तो एक ब्लॉक में हर साल 5 से 10 करोड़ रुपया आएगा, जो कि वहां का पंचायत को, गांव को जाएगा। तो इस साल गांव में अगर आपका कुछ मेडिकल बनाया गया, दूसरी साल स्कूल बनाया गया, तो तीसरी साल रास्ता बनाया गया, आपका केंदुपत्ता के पैसा में आपका डेवलपमेंट हो सकता है। आज जो कोल्स है, यहाँ का जो कोल्स है जो जाता है, उनका जो सेंट्रल सेस आता है, सारे कोस्टल उड़ीसा में खर्च होता है। और करीबन 1,000 करोड़ का कोल जाता है यहाँ से, माइंस की। इसका जो प्रॉफिट है अगर यहाँ खर्च होगा, लिविंग स्टैंडर्ड जरूर बढ़ेगा, मगर इसके लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था होगा, उनका जो विजन डॉक्यूमेंट्स होगा, विजन ट्रैक होगा, वो सही होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं, कुछ लोग सस्ते में कौशल राज्य मांग करते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल रीजनिंग से, पार्टी में टिकट नहीं मिला, कहीं स्थिति नहीं मिला, वो तो मांगते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं भगत सिंह जैसा देश चाहते थे, चंद्रशेखर आजाद जैसा देश चाहिए। ये लोग सिर्फ भारत हिंदुस्तान नहीं चाहते थे, ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते थे। ये लोग चाहते थे ऐसा हिंदुस्तान जहां जो कपड़ा बुनता है वो कपड़ा के मालिक होना चाहिए, जो खादान में काम करता है खादान का मालिक होना चाहिए, ऐसा हिंदुस्तान चाहते थे। आज ऐसा हिंदुस्तान नहीं है। हम लोग भी वही भगत सिंह जैसा हिंदुस्तान चाहते थे, वैसा ही कौशलांचल हम चाहते हैं। हम ऐसा कौशल नहीं चाहते जहां आज का जो लोग लूट मार कर रहे हैं, ये लोग शासन में बैठेंगे, ये लोग जाके फिर लूटेंगे, फिर टाटा बिरला
और रिलायंस आके यहाँ का खादान का पैसा लेके खाएंगे, ऐसा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं यहाँ का आदमी, यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान, यहाँ का युवा, यहाँ का जो माँ बहनें हैं, वो यहाँ का मालिक है। जो जो जिस भी सेक्टर पे जो काम करता है, वहां का प्रॉफिट उनके अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये इलाके का डेवलपमेंट होगा। आज नक्सलिज्म क्यों बढ़ रहा है? हर आदमी नक्सलिज्म, नक्सलवाद बोलते हैं, माओइज्म बोलते हैं। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों के अंदर आज डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो जो रेडिकल बात बोलता है, लोग उसके तरफ आकर्षित होते हैं और बंदूक हाथ में हथियार उठाते हैं। अगर कल डेवलपमेंट गांव के सबसे निचले स्तर पर जाएगा, प्रांत के निचले स्तर पर डेवलपमेंट जाएगा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगा, लोगों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा, तो कोई भी माओवाद के सपोर्ट में नहीं जाएंगे। तो आज हमको ये जो राज्य की मांग कर रहे हैं, हम सस्ते में नहीं कर रहे। और सस्ता पॉलिटिकल लीडर जैसे बोलते हैं हम ये राज्य चाहते हैं क्योंकि उनको पार्टी में टिकट नहीं मिला, कहीं जगह नहीं मिला, ये हम नहीं चाहते। सब पिछले 25 साल से हम लड़ाई कर रहे हैं विकल्प कुशल राज्य की। ऐसा नहीं कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी में अलायंस कर दिए, पार्टी सीट ले गए, ऐसे ये सब कुछ नहीं की। झारखंड में भी ऐसा हुआ था, तेलंगाना भी ऐसा हुआ था, मगर यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ जेन्युइन कुशल मूवमेंट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग जो बोल रहे हैं, हम एक फिलोसॉफिकल एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट चाहते हैं, एक अल्टरनेटिव स्टेट चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम के वास्ते आप उड़ीसा से अलग हो तो फिर नया राज्य आंदोलन का होगा, तो कैसे होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है। कौशल आंदोलन आप सब कर रहे हैं, और कौशल आंदोलन सामाजिक आंदोलन है या राजनीतिक आंदोलन, इस विषय में अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो ये कौन सा टिप्पणी होगी? देखिए, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। एक प्रांत गठन करना ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, संवैधानिक मुद्दा है। तो इसको तो पॉलिटिकली फाइट करना पड़ेगा। मगर मोबिलाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल फाइट होने से पहले मोबिलाइजेशन के लिए एक सोशल बेस तो बढ़ाना पड़ता है। सामाजिक स्तर पर अगर बेस नहीं बढ़ेगा मूवमेंट का, लोग अगर नहीं जुड़ेंगे, तो पॉलिटिकल मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसके लिए ए बिग सोशल प्लेटफॉर्म इज रिक्वायर्ड, जिसके लिए हम कौशल स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी तैयार किए हैं। उससे पहले कौशल एकता मंच तैयार हुआ था, बीच में एक राजनीतिक दल भी तैयार हुआ था, कौशल क्रांति दल। मगर अभी जो आंदोलन को चला रहा है संगठन, वो है कौशल स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कि 100 से ज्यादा संगठन, सामाजिक संगठन को जुड़ के तैयार किया गया है। और वही संगठन आज कौशल मूवमेंट को लीड कर रहा है। इसमें लाखों से ज्यादा आदमी अभी मेंबरशिप लिए हुए हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशन जुड़ रहे हैं। और ये जो 25 साल हम लड़ाई किए, उसके प्रभाव से रोज नए नए लोग, नए नए लड़के, नए नए ऑर्गेनाइजेशन आके जुड़ रहे हैं। फिर भी मेरा जो व्यू है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अभी तक हम प्लेन तैयार किए हैं, आगे मकान तैयार करना अभी बहुत बाकी है। हम जो जनरेशन में जब आया था, मैं युवा था, तब मेरे लिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे थे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का मेरे लिए इनविटेशन भी था, मैं नहीं गया। मैं बोला नहीं, अपने मिट्टी के लिए, अपनी माँ के लिए हम लड़ाई करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया। बहुत सारे आगपच हुआ, बहुत उथल पुथल हुआ, बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग आए, बहुत ड्रीम दिखाए, जब कुछ नहीं मिला तो चले गए। फिर भी आंदोलन हम चला रहे हैं, 25 साल से आंदोलन चला रहे हैं। कोई बदनाम किया, कोई सुनाम दिया, कोई माला दिया और कोई लाद भी दिया, तो हम आंदोलन में हैं। और मिट्टी के लिए, अपनी मिट्टी के लिए जो मोहब्बत है, अपना जो इलाके के लिए जो मोहब्बत है, अपना लोगों के लिए जो मोहब्बत है, उसको लेके हम चल रहे हैं। और मेरा जो ख्याल है, देखिए, दुनिया में आप इतिहास को देखे हुए हैं, आप इतिहास का स्टूडेंट जरूर रहे होंगे। दुनिया में कहीं भी, जहां भी सत्य और न्याय की लड़ाई होता है, पहले तो ऐसा लगता है कि सत्य न्याय नहीं जीत सकता। महाभारत से शुरू करें और कहीं भी शुरू करें, मगर अंतिम विजय किसका होता है? अंतिम विक्ट्री ट्रुथ का होता है। और ट्रुथ ये है कि आज इस इलाके के लोगों को लूटमार की शिकार कर रहे हैं, आज यहाँ का इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उड़ीसा इतिहास लिखे हुए हैं, भारतीय इतिहास लिखे हुए हैं, यहाँ वही इतिहास में ना हटे सिंह माधो सिंह है, ना रेंडो माजी है, सुरेंद्र साहब को भी छोटा करके दिखाया गया है। यहाँ का इतिहास को भी आज दबाने की कोशिश किया गया है, यहाँ का कल्चर को बर्बाद करने की कोशिश किया गया है। आज 7-8 दशक हो गए, यहाँ का लैंग्वेज को मान्यता नहीं दिया गया है। यहाँ का जो इकोनॉमी है, उसको बहुत जोर शोर से लूटमार कर चुके हैं। इतना लूट ये लोग कर रहे हैं हमको, ये तो ब्रिटिशर्स इंडिया को कभी नहीं किया था। और कोई भी एक्सपर्टर वर्ल्ड में जो आए हैं या इंपीरियल फोर्सेस आए हैं, कोई भी ऐसा लूटमार नहीं किया जितना ये कोस्टल उड़ीसा का प्रशासन किया है। तो इसके लिए हमको अलग राज्य ही एक ही अल्टरनेटिव है, और इसके लिए हम जिंदगी
रहे या ना रहे, मगर हम अपना राज्य तो जरूर हासिल करें। आपने कहा कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है जिसके सशक्त बनाने के लिए आपने सामाजिक मंच तैयार करने की कोशिश की। तो आपका जो राजनीतिक मुद्दा रहा है कि उड़ीसा के पश्चिमी भाग को एक स्वतंत्र प्रदेश की मान्यता दी जाए, इसके लिए आपने कुछ राजनीतिक मंच कौशल क्रांति दल की बात की। लेकिन हमने इसका बैकग्राउंड देखने से पता चलता है कि वोटर्स इनको समर्थन नहीं दिए। तकरीबन 2500 3000 के बीच में विभिन्न विधानसभाओं में उनको आपके प्रार्थियों को वोट मिला। तो क्या हम मानते हैं कि आपके जो मुद्दे रहे हैं उनको जनता ने स्वीकार नहीं किया, उनको अस्वीकार कर दिया, आपके सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन को अस्वीकार किया? बात ऐसा नहीं है। जब कुशल क्रांति दल तैयार हुआ तब ये वक्त नहीं था, उस वक्त तैयार नहीं होना चाहिए था, वो थोड़ा प्रीमेच्योर स्टेज में तैयार हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी तैयार करने के लिए पॉलिटिकल मूवमेंट को पहले मजबूत करना पड़ता है। और आजकल का जो पॉलिटिक्स है वो तो इस तरह का पॉलिटिक्स है कि कॉमन आदमी आज पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता है, इतना कॉस्टली बना दिया राजनीति को। और जब मेरा ख्याल है 2007 में कुशल क्रांति दल तैयार हुआ, तब सामाजिक आंदोलन भी इतना ज्यादा नहीं हुआ, तब तैयार नहीं होना चाहिए था। दैट वाज ए हिस्टोरिकली प्रीमेच्योर डिसीजन। मगर ग्रेजुअली वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स ए न्यू पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। ऐसा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एक्चुअली कहीं भी एक पॉलिटिकल मूवमेंट में पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तब तैयार होना चाहिए जब लोगों का मांग होता है। आज देखिए, आज देश में जो राजनीति चल रहा है, सोशल मीडिया का राजनीति चल रहा है। आज गलत चीज को भी सही ठहराने की राजनीति चल रहा है। ऐसा नहीं कि आज का जो राजनीति है वो सही राजनीति चल रहा है। इस माहौल में जहां मीडिया, जहां सोशल मीडिया ये कंट्रोल कर रहे हैं देश की पॉलिटिक्स को, बड़े बड़े पूंजीपति जहां देश की राजनीति को कंट्रोल कर रहे हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक फैमिली देश की राजनीति को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए आपको ऐसा एक माहौल तैयार करना पड़ेगा, बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा, लोगों को जुड़ना पड़ेगा। जो कि कौशल क्रांति दल जब तैयार हुआ था तब सोशल मूवमेंट या कौशल मूवमेंट का जो टेनासिटी था, जो आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी था, उतना ज्यादा शायद नहीं हुआ था और एक प्रीमेच्योर डिसीजन था। फिर भी आज आपको बताते हैं, आज इस इलाके में स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ हमेशा वोट पड़ता है। आप देखिए, पहले एक बार ऐसा हुआ था, सारे कांग्रेस पार्टी का 5 से 5 सीट यहाँ का एमपी जीते थे, मगर ये लोग समझ नहीं पाए क्यों वोट मिला था उनको। इसलिए मिला था कि शायद ये लोग कौशल आंदोलन को समर्थन करें। समर्थन नहीं किए, अगले बार कांग्रेस 0 हो गए। अभी बीजेपी को सारे के सारे सीट मिले, ये सारे बीजेपी का वोट नहीं है। यहाँ जो 25 साल का लड़ाई हुआ है, जल जमीन जंगल का लड़ाई हुआ है, कुशल मूवमेंट का लड़ाई हुआ है, आदिवासी आंदोलन हुआ है, ये सारे आंदोलन स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ है। तो ये जो कल्मिनेट हुआ है और जो समर्थन आया है वो बीजेपी को चला गया है, क्योंकि बीजेपी अभी एक पोटेंशियल पार्टी लोग सोच रहे हैं, इसलिए बीजेपी के पास चला गया है। आज अगर बीजेपी भी इसको नहीं समझेगा और समझेगा कि ये हमारा वोट है बोल के, और कौशल आंदोलन का जो मांग है अलग राज्य का उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो कल ये वोट भी चला जाएगा। तो ग्रेजुअली पीपल आर गेटिंग फेड अप विद द मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, और ये सही वक्त आ रहा है ग्रेजुअली, अभी तक भी नहीं आया है, आ रहा है कि शायद अभी हमको सोचना चाहिए कि अलग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयार करने का। कौशल क्रांति दल जब तैयार हुआ था, ये उत्तराखंड में भी उत्तरांचल क्रांति दल तैयार हुआ था, वो सक्सेसफुल नहीं हुए। ऐसा बहुत सारे प्रांतीय आंदोलन में नया नया पार्टी तैयार हुआ तो सक्सेसफुल नहीं हुए थे, क्योंकि लोगों का प्रसंग को समर्थन करना और पार्टी को समर्थन करना दो अलग अलग चीज होता है। पार्टी को जब लोग पोटेंशियल समझेंगे तब जाके समर्थन करेंगे। एवरीबॉडी रन्स आफ्टर ए पॉसिबिलिटी। जब ये लोग सोचेंगे कि ये पॉलिटिकली पॉसिबल है कि ये पार्टी रूल कर सकता है, तब जाके आपको वोट देंगे। मगर प्रसंग का जो बात है, इशू का जब बात है, आज अगर एक आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है, कोई भी प्रसंग के लिए, कोई भी इशू के लिए रेफरेंडम किया जा सकता है। मैं तो आज मांग करता हूँ सारा कौशलांचल में एक रेफरेंडम हो जाए। लोग कौशल चाहते हैं कि लोग शायद कौशल के नाम पर एक पॉलिटिकल पार्टी को अभी पॉसिबल बोल के नहीं सोच रहे हैं, मगर लोग जरूर ये सोच रहे हैं कि इस इलाके के सारे जो समस्याएं हैं इनका एक ही हल है, एक ही रीजन ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रॉब्लम्स है, दैट इज कोस्टल स्टेट। तो एक रेफरेंडम हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है। लोग अगर नहीं चाहेंगे कि ये कोस्टल नहीं होना चाहिए तो हमको कुछ बोलना नहीं है। मगर पॉलिटिकल पार्टी के जहां तक सवाल है, लोग जब तक पॉलिटिकल पार्टी को एक पॉसिबिलिटी के तौर पर नहीं देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे। मगर आज हर एक आदमी
कुशलांचल में कम से कम 97% आदमी अभी अगर आप पूछेंगे, दिल में हाथ रख के बोलो यहाँ का जितने भी समस्याएं हैं इसका हल क्या है, तो वो सब बोलेंगे कि कुशल राज्य के सिवा कुछ इसका हल नहीं है। आपने अभी अभी एक बड़ी बहस को जन्म दिया। आपने कहा कि यहाँ की जनता ने भाजपा को इसलिए वोट दिया कि ये जो मुद्दा था कौशल आंदोलन का, ये जनता ने चाहा कि बीजेपी ही इसको आगे बढ़ा सकता है और उसने संसद में सांसदों को भेजा। लेकिन हमने इसी समय देखा कि बरगढ़ के बर्फाली में नवीन पटनायक जी, जो अभी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उस जगह से चुनाव लड़ा और जनता ने भारी बहुमत से उनको जिताया। तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा वोट उन्हें मिले। तो आपका जो ये दावा रहा कि जनता ने भाजपा को समर्थन दिया कौशल मुद्दे पर, लेकिन हम जब ग्राउंड पे गए कि सरकार को समर्थन देने की बारी आई तो कौशल आंदोलन का कुछ गढ़ भी रहा है बरगढ़, तो वहां पे भी लोगों ने सरकार को समर्थन दिया। तो ये आपका जो बोल है और जो जनता की जो कर्म है, ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। नहीं नहीं, कंट्राडिक्ट नहीं है इसमें, तो माइक्रो एनालिसिस आपको करना चाहिए। राज्य कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट नहीं बनाएगा। वहां जो नवीन पटनायक जीते वो पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़े थे, वो असेंबली इलेक्शन लड़े थे। उड़ीसा में बीजेपी इतना पोटेंशियल अभी तक नहीं हुआ है कि वो लोग नहीं समझे कि ये पोटेंशियल पार्टी है स्टेट को रूल करने के लिए, इसलिए ये असेंबली इलेक्शन में बीजेडी को दिए, मगर पार्लियामेंट में वो बीजेपी को दिए। क्योंकि इसमें दो फैक्टर था, एक तो देश में सरकार बनाने की फैक्टर था, दूसरी हमारा जो राज्य जो प्रदेश का मांग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकता है। और बीजेपी एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो लड़ाई किए थे पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में, जो कि स्मॉलर स्टेट की बात होता है। बीजेपी का जो पॉलिटिकल एजेंडा में स्मॉलर स्टेट है, इसलिए यहाँ का लोग सोचिए कि बीजेपी का पार्लियामेंट मेंबर्स अगर जाएंगे तो ये पार्लियामेंट में मुद्दा उठाएंगे और शायद बीजेपी कल जाके सेपरेट स्टेट और कौशल राज्य को सपोर्ट करेगा। ये हिस्ट्री भी रहा है। गोविंदाचार्य जब बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी थे वो सेपरेट स्टेट के लिए बोले थे इस इलाके में। तो आज बहुत सारे बीजेपी लीडर जब आते हैं यहाँ स्मॉलर स्टेट के बारे में बोलते हैं, यहाँ तक कि आरएसएस भी अपना ऑर्गेनाइजेशनल डिवीजन करके पश्चिम प्रांत तैयार किया हुआ है। तो यहाँ का लोग सोचे कि एक केंद्रीय राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी ही एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो सेपरेट स्टेट को सपोर्ट कर सकता है। ये सोच के पार्लियामेंट में वोट दिया। ऑफकोर्स इसमें मोदी फैक्टर भी था, इसमें देश इसकी सरकार बनाने की फैक्टर था, ऐसा नहीं कि सिर्फ कौशल के लिए वोट मिला, मगर ये एक एडिशनल फैक्टर जिसके कारण आज बीजेपी को सभी सीट मिला। मगर जहां तक स्टेट का गवर्नमेंट बनाने की बात है, वो तो बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस है। वो स्टेट में प्रोजेक्ट नहीं कर पाया, टेक्निकली फाइट कर नहीं पाया, अल्टरनेटिव दे नहीं पाया, तो लोग वोट दिए। और जहां तक नवीन पटनायक की कंटेस्ट करने की बात है, जब एक मुख्यमंत्री कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में काम करता है, सारा स्टेट का मशीनरी वहां काम करता है। और जिस हिसाब से ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं, वहां वो नवीन पटनायक जहां भी वो इस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में अगर कंटेस्ट किए होते वहीं भी जीतते, जहां भी कंटेस्ट करते वहीं जीतते। तो नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक की लड़ाई अगर होता है असेंबली में, उसमें भी नवीन पटनायक शायद एज उनको मिल गया होता। तो ये बात नहीं है, मगर आपको माइक्रो एनालिसिस करना चाहिए। जहां तक स्टेट की बात है, राज्य मांग की मुद्दा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भूमिका है, पार्लियामेंट मेंबर्स का जो भूमिका है, उसको सराहना करते हुए यहाँ का लोग बीजेपी को एज दिए। मगर जहां स्टेट गवर्नमेंट की बात है, वो स्टेट गवर्नमेंट का अपोजिशन पार्टी का अगर इलेक्शन मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो स्टेट गवर्नमेंट तो जीतेगा जी। तो आप बोल रहे हैं कि पश्चिम भाग जो है प्रदेश का, उसे एक अलग प्रदेश का नाम देना चाहिए और उस प्रदेश का नाम होना चाहिए कौशल। और ये जो भाषा रही है ओडिशा की जो भाषा रही है ओडिया, इससे भी अलग है पश्चिमांचल की भाषा। लेकिन कुछ दिन पहले हमने देखा कि संबलपुर में एक सभागार में संबलपुर के जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन्होंने एकत्रित होकर ये घोषणा की कि संबलपुर का जो केंद्र करके जो राज्य बनेगा उड़ीसा से इतर, उसका नाम हीराखंड होना चाहिए। और ये जो भाषा है पश्चिम अंचल की भाषा जो है, इसका नाम कोसली ना होकर केवल और केवल संबलपुरी होना चाहिए। तो ये एक बड़ा मुद्दे के अंदर एक नया मुद्दा उभर के आया कि क्या कौशल होना चाहिए या फिर हीराखंड होना चाहिए। आप किस नाम को स्वीकार करेंगे आगे चलकर? ये बीच बीच में ऐसा थोड़ा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है। जब भी कौशल मूवमेंट कुछ एक्टिविटीज आगे बढ़ाता है, कुछ लोग आते हैं और नया प्रश्न खड़ा करते हैं।
संबलपुर में जिस भाई लोग ये बात लेते हैं 10 आदमी हमेशा बोलते हैं, मगर ये नहीं। बात यह है कि भाषा का नाम क्या होगा, संबलपुरी होगा या कुशली होगा, ये तो मैं तैयार नहीं कर सकता, मैं निश्चित नहीं कर सकता। इसके लिए एक भाषाविद जो है, जो लिंग्विस्ट एक्सपर्ट है, इन लोगों का एक भाषा कांग्रेस, लैंग्वेज कांग्रेस करके वो तैयार करना चाहिए। ये लोग को ये तैयार करना चाहिए। जब गवर्नमेंट लैंग्वेज का एक लैंग्वेज को बुलाने के लिए, मगर जब सरकार निष्पत्ति ले जाएगा कि जैसे देखिए, आप एग्जांपल आपको एक देते हैं, आईआईएम की बात जब आया, संबलपुर भी डिमांड किया, झारसुगुड़ा भी डिमांड किया, राउरकेला भी डिमांड किया, बलांगीर भी डिमांड किया, मगर अल्टीमेटली संबलपुर में आईआईएम सभी आदमी उसको वेलकम किया। आज जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, तब तक किसी भी नाम पर पुकारो, कोई भी पुकारने के लिए आजाद है। जहां तक स्टेट की मांग है, वही संबलपुर ही एक कौशल आंदोलन का सेंटर था। आज कुछ भाई, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग जो लिखा पढ़ करते हैं भाषा के हिसाब, ये लोग का क्या एप्रीहेंशन होता है आपको बता देते हैं। कुछ भाई हैं संबलपुर में, उनका एप्रीहेंशन होता है कि राज्य अगर कुशल हो जाएगा तो भाषा के नाम कुशली हो जाएगा, इसलिए ये हीराखंड बोलते हैं। ऐसा नहीं कि एक हीराखंड स्टेट मूवमेंट हुआ है, जैसे कुशल मूवमेंट 25 साल से हो रहा है, 25 क्या उससे ज्यादा हुआ है, ऐसा है कि मूवमेंट नहीं, ये लोग का एप्रीहेंशन है। मगर मैं बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जो स्टेट के नाम पे लैंग्वेज का नाम नहीं होता है, ऐसा बहुत सारे स्टेट है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कल कुशल स्टेट हो जाएगा तो अपना जो संबलपुर नाम है वो उठ जाएगा। इसलिए तो कुछ इंटेलेक्चुअल्स उसको कंप्रोमाइज करने के लिए संबलपुरी कुशली लैंग्वेज बोल के वो मेमोरेंडम भी दिए थे। तो ऐसा छोटा छोटा कंट्रोवर्सी बड़े बड़े मूवमेंट में निकलता है। तेलंगाना में भी निकला था, झारखंड में भी निकला था। वो पॉलिटिकल एक्सरसाइज के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से, अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से वो समाधान हो जाएगा। जो आज 5-10 आदमी हीराखंड, क्या सिर्फ हीराखंड की बात क्या है, कालाहांडी में भी कुछ भाई 2 साल पहले एक दूसरे नाम पे स्टेट को पुकारे, मगर एक चीज वहां कॉमन है, हर एक आदमी चाहता है कि हम उड़ीसा के साथ नहीं रहें। हर एक आदमी बोलता है कि हम उड़ीसा के साथ नहीं रहेंगे, अलग राज्य सब चाहते। कालाहांडी में 10-15 आदमी बैठ के बोले थे कि इसका नाम अलग स्टेट होना चाहिए, कुशल नहीं होना चाहिए। संबलपुर में भी 10-20 आदमी बैठे बोले उसका नाम अलग होना चाहिए, कुशल नहीं होना चाहिए। वो अपना अपना लॉजिक दिखाते हैं। मगर बाय एंड लार्ज आज जो मूवमेंट का हिस्ट्री है, उसको अगर आप रिसर्च करेंगे, रीड करेंगे, बाय एंड लार्ज दिस एरिया वाज साउथ कोसल। वो दक्षिण कोसल का जो इलाका है, उसमें से बहुत सारे इलाका छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में चला गया है। बाकी जो इलाका है उसको लेके हम कोसल स्टेट के मूवमेंट कर रहे हैं। और कल जब भी राज्य होगा वो कोसल के नाम पे ही होगा, मैं रहूं या ना रहूं। हम लोग जो लड़ाई कर रहे हैं, हम रहे या ना रहे, मगर राज्य जरूर होगा, राज्य के नाम कुशल ही होगा। जहां तक भाषा की नाम है, उसका आप लिपि क्या होगा, नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसके लिए मैं अपील करता हूं, हमारा जो भाषाविद है, इंटेलेक्चुअल्स है, इन लोगों को बैठ के समाधान करने की कोशिश करना चाहिए। और नहीं तो नया नाम भी हो सकता है, कल को कोई और दूसरा नाम भी बोल सकता है। इसको एक कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूट के स्तर पर नहीं लेके, अगर सही मायने में जो लोग इस इलाके का यूनिटी चाहते हैं, इस इलाके का डेवलपमेंट चाहते हैं, इनको ऐसा डिविसिव स्टेप नहीं लेके आके उसको बैठ के समाधान करना चाहिए। आपने कहा कि पश्चिमी भाग में जो संसाधनों की कमी है, विकास नहीं हुआ है, कारण ये रहा कि जो राजस्व है वो उसका सिंह भाग, बड़ा भाग पूर्व के विकास में खर्च हुआ। लेकिन पूर्व में तर्क दी जाती है कि यहाँ के खदानों का जो राजस्व होता है, उसका कुछ भाग यहाँ के डीएमएफ फंड के तौर पे उसी जिले के विकास में खर्च होने के लिए वहां पे डीएमएफ फंड का गठन किया गया है। लेकिन पश्चिम भाग के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो राजनेता है, यहीं के लोग ही उसको दुर्नीति करके, भ्रष्टाचार करके उसको अपने पॉकेट में डाल देते हैं। ये बड़ा कारण रहा है इस इलाके का अविकसित होने का। तो आप अगर दूसरा स्टेट बनाते हैं या फिर उड़ीसा से अलग होते हैं, तो इस दुर्नीति को कैसे हटाएंगे? क्योंकि जो लोग हैं दुर्नीति करने वाले, ये तो आप ही के लोग हैं, आप ही के बीच के लोग हैं। आप क्या उनको बाहर निकाल देंगे स्टेट से? क्या बदलाव करेंगे आप? देखिए, इसके लिए बहुत लंबा लड़ाई चाहिए। करप्शन इज सच एन इशू, इट इज नॉट ए लोकल इशू, इट इज ए ग्लोबल इशू। और हमारा देश विश्व का सबसे करप्ट कंट्रीज में हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत ऊपर में हम लोग हैं। तो करप्शन ऐसा नहीं कि सिर्फ इस इलाके में हो रहा है। ये कोई एक पॉलिटिकल एनालिस्ट बोला था कि रेलवे नेशनलाइज्ड हुआ, बैंक नेशनलाइज्ड हुआ, उससे ज्यादा नेशनलाइज्ड करप्शन हो गया। करप्शन हैज बीन नेशनलाइज्ड हो गया।
और करप्शन के खिलाफ अन्ना हजारे की लीडरशिप में जो लड़ाई हुआ था आपको पता है। ये करप्शन हर एक जगह पर है। मगर एक चीज आपको याद रखना चाहिए, यहाँ जितना अधिकारी लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उसमें से 90% दे बिलोंग टू कोस्टल उड़ीसा। और यहाँ का भी अगर आप कोई आदमी करप्शन करता है, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, कल को अगर हमारा स्टेट हो गया, अगर हम कुछ रोल हमको मिला, कोई स्टेट को चलाने के लिए कोई रोल अगर कुशल स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी को मिला, तो कोई भी करप्ट आदमी को कैसे निकाला जाएगा उसके लिए सेपरेट पॉलिसी होगा। क्योंकि मेरा जहां तक मानना है, ये राज्य हो या देश हो या कोई भी हो, सबसे बड़ा कीड़ा अगर कोई लोगों को खा रहा है, ये तो करप्शन है, इसको निकालना पड़ेगा। मगर अभी क्या हुआ है, देखिए, आपको जितना चीज है सबको सेंट्रलाइज करके भुवनेश्वर में रखिए। अभी हमारा जो किसान कितना मेहनत करता है, और जब अपना जो धान की सेल की बात आता है, उसको सेंट्रलाइज कर दिया है। भुवनेश्वर से टोकन नहीं आता है तो सेल नहीं हो पाएगा। तो इसमें करप्शन का जो रास्ता बनाते हैं, तो निचले स्तर पर जो अधिकारी रहते हैं, जो मिल मालिक रहता है और जो दलाल रहते हैं, उनको करप्शन का रास्ता मिल जाएगा। आप करप्शन के रास्ता जब तक नहीं जड़ से नहीं निकालेंगे तो ये करप्शन चलता रहेगा। तो हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार किए हैं, उसमें भी हम डाले हैं कि करप्शन को कैसे निकाला जा सकता है। हम चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। आप देखिए, आज अदालत में भी करप्शन हो रहा है। जो करप्शन को निकालने के लिए जो अदालत है, कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां भी करप्शन चल रहा है। हर एक जगह करप्शन चल रहा है। पीएमओ से पंचायत तक हर जगह पे करप्शन चल रहा है। तो इसके खिलाफ एक लंबा मुहिम, लंबा लड़ाई होना चाहिए। और कल अगर कुशल स्टेट होता है, तो स्टेट के जो पैरामीटर होता है, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर के अंदर कैसे करप्शन को निकाला जा सकता है, उसके लिए हमारा विजन डॉक्यूमेंट में हम प्रावधान रखे हुए हैं। लोगों का ये मानना है, कौशल आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का या फिर जो पश्चिमी अंचल की जो जनता है, उनका मानना है कि जो कौशल आंदोलन रहा है वो केवल बलांगीर और बलांगीर के जनताओं के बीच में समर्थ ये रहा है। जो बाकी हिस्से जैसे कि सुंदरगढ़ रहा या राउरकेला रहा या फिर झारसुगुड़ा रहा, नुआपड़ा रहा, इन इलाकों में ये आंदोलन की कोई भी भूमिका नहीं है। लोग बलांगीर की आवाज को ही कौशल आंदोलन से जोड़ते हैं और बाकी के हिस्सों को वो नहीं मानते कि ये दूसरे स्टेट का डिमांड कर रहे हैं। तो ये क्या सच्चाई है या फिर इसमें आपकी कुछ कमी है? ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत प्रोपेगेंडा है। अब देखिए, अब सुंदरगढ़ में हजारों लोगों का समावेश हुआ है, झारसुगुड़ा में हजारों लोगों का समावेश हुआ है, बरगढ़ में हजारों लोगों का समावेश हुआ है, बलांगीर में हजारों लोगों का समावेश हुआ है, संबलपुर में हजारों लोगों का समावेश हुआ है, कालाहांडी में हजारों लोगों का समावेश हुआ है। सारे कुशलांचल में ये मूवमेंट चल रहा है। हर एक जगह पर ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, ये होता है कभी कहाँ ज्यादा एजिटेशन होता है, कभी कहीं ज्यादा लोग जुट जाते हैं, कहीं थोड़ा अप एंड डाउन तो हर एक जगह पर चलता है। राउरकेला की बात जब है, राउरकेला में बहुत सारे लोग माइग्रेंट होके कोस्टल उड़ीसा से आके बसे हुए हैं। वो लोग, उसमें से कुछ लोग सोचते हैं कि अगर कल कुशल स्टेट हो गया तो हमारा यहाँ रोल नहीं रहेगा। तो उसमें से कुछ लोग शायद कुशल को अपोज कर सकते हैं। ऐसे संबलपुर में भी या एक दो जगह पे एक दो आदमी जो अपोज कर रहे हैं, उनका अगर ओरिजिन आप देखेंगे तो कोस्टल उड़ीसा में ही मिलेगा। तो हर एक जगह पर हिस्ट्री बोलता है, पॉलिटिकल साइंस भी बोलता है, जहां मूवमेंट है वहां काउंटर मूवमेंट, जहां रिवोल्यूशन है वहां काउंटर रिवोल्यूशन है। तो वो तो चलता रहेगा। मगर हर एक जगह पर, ये नहीं कि ये बलांगीर का मूवमेंट है, ऐसे तो ये मूवमेंट संबलपुर में शुरू हुआ था। संबलपुर में सबसे बड़े बड़े समावेश होता था। जब मैं कौशल एकता मंच का अध्यक्ष था तो बड़े बड़े समावेश होता था संबलपुर में। सुंदरगढ़ में भी हुआ है। झारसुगुड़ा तो हमारा सेंटर था, एक जगह पर झारसुगुड़ा सेंटर था, सबसे ज्यादा मूवमेंट होता था। बलांगीर में उस वक्त बहुत क्विक था। ऐसा होता है, कभी कहीं बढ़ जाता है, कभी कहीं कम जाता है, घट जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब कोई लोकल इश्यू आ जाता है, लोगों को अभी बरगढ़ में कैंसर हॉस्पिटल की इशू है, वही इमोशन है, उसमें जुड़ते हुए लोग आज कुशल मूवमेंट में आ रहे हैं। कभी कभी और कोई मुद्दा लोकली आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बलागीर का मूवमेंट है, सारे कोसलांचल का मूवमेंट है। सबका अंदर है, सबके अंदर है, सब चाहते हैं। कभी कहीं ज्यादा होता है, कभी कहीं कम होता है, मगर सारे कोसलांचल का ये मूवमेंट है। कुछ दिन पहले देखा गया कि सरकार ने जो हाईकोर्ट बेंच का जो रिकमेंडेशन का बात आया, तब उन्होंने कहा कि पश्चिम उड़ीसा के किस इलाके में हाईकोर्ट बेंच होगा ये वहां की जनता निर्णय ले। तो उस समय क्या देखा गया कि झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ का जो राउरकेला भाग है और
संबलपुर, बलांगीर, इन चारों जिलों के बीच में विवाद आ गया कि हाईकोर्ट का बेंच उनके जिले में हो। तो अगर हाईकोर्ट बेंच कहाँ पे प्रतिष्ठा हो, इसके बारे में आप सहमत ना हो पा रहे हैं, तो आगे चल के विभिन्न विषयों में, राज्य के मुद्दे में आप सब सहमत कैसे होंगे? आपके बीच में एकता कैसे आएगी? आपके बीच वो कोऑर्डिनेशन जो नेतृत्व कर रहा है, वो अगर इन छोटे छोटे विवादों को समाधान नहीं कर पा रहा है, तो आगे जब चल के बड़े मुद्दे आएंगे, तब इन सब चीजों को आप कैसे समाधान कर पाएंगे? ये तो एक स्टेट कॉन्स्पिरेसी था, क्योंकि जब कोस्टल उड़ीसा में कोई प्रोजेक्ट या कोई इंस्टीट्यूशन बनाने की बात आता है, सरकार किसी को नहीं पूछता। वो भुवनेश्वर में, कटक में या कहीं भी कर देता है। मगर जहां तक यहाँ की बात आता है, सरकार जानबूझ के ये बोलता है। क्योंकि आप देखिए, एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। आज को एक गांव में एक ट्यूबवेल होना है। आप अगर घर घर में जाके पूछोगे कि ट्यूबवेल कहाँ होना है, तो हर एक आदमी बोलेगा मेरे घर के सामने होना है। आपको नहीं करना है, इसलिए आप पूछ रहे हैं। अगर आपको करना है तो सही जगह कौन सा है, उसमें आप कर देना चाहिए। ये जो हाईकोर्ट का इशू है, ये तो आज का इशू नहीं है, 40-50 साल से ये इशू उठ रहा है। एक वक्त था जब हाईकोर्ट का एक बेंच यहाँ था, यहाँ से उसको लेके उड़ीसा हाईकोर्ट में मिला दी। तो आज जब हाईकोर्ट की मांग हो रहा है, संबलपुर में कर दो, बलांगीर में कर दो, कालाहांडी में कर दो, राउरकेला में कर दो। जब सारे लॉयर्स लोग मिल के बोले कि कहीं भी वेस्टर्न उड़ीसा में कर दो, क्यों गवर्नमेंट नहीं किया? ऐसा एक सारा वेस्टर्न उड़ीसा को वो बंद किए थे सारे वकील मिलके, और बोले कि कहीं भी कर दो। तब गवर्नमेंट क्यों नहीं किया? उसको डिली डाली की। जब और सबको जाके पूछा कि कहाँ करना है, जिसको पूछोगे वो बोलेगा मेरे घर में होना चाहिए बोल के। तब गवर्नमेंट बोलेगा कि आप लोग सहमत नहीं हो, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक कुछ सालों के पहले साउथ इंडिया, आपका ये जो यूनिवर्सिटी के लिए लड़ाई हुआ था मयूरभंज और बालेश्वर का, उत्तर ओडिशा यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी के लिए लड़ाई हुआ। तब मयूरभंज बोला कि हमारा यहाँ होना चाहिए, बालेश्वर बोला यहाँ होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट कैसे उसको समाधान किए? दोनों डिस्ट्रिक्ट में 2 यूनिवर्सिटी बनाए। तो यहाँ हमारा इलाका में ये क्या होता है, सरकार नहीं चाहता है कि यहाँ हाईकोर्ट का बेंच हो, क्योंकि सरकार अभी कोस्टल उड़ीसा के एडवोकेट्स लोगों का उनके कंट्रोल में है। उनका जो लीगल बिजनेस है हाईकोर्ट में सेंटर अराउंड है, वो नहीं चाहते कि इस इलाके में होना चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट नहीं करता। तो इसीलिए क्योंकि नहीं करना चाहिए, वो लोग नहीं करेंगे, तो ये बोल रहे हैं कहाँ करना है आपको पूछे। मैं मुझे एक एग्जाम्पल दिखाई है उड़ीसा गवर्नमेंट का। जब वो ये लोग कोई भी काम किए हैं कहीं पूछ के, जब ये लोग IIT की भुवनेश्वर में, एम्स किए भुवनेश्वर में, या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कटक में, किसको पूछे थे? जाके पूछे थे बालेश्वर वाले को, पूछे थे गंजाम वाले को, पूछे थे कि कहाँ होना चाहिए बोल के। जब कुछ करना चाहते हैं कोस्टल उड़ीसा में, किसी को नहीं पूछते, कर देते हैं। जब वेस्टर्न बेल्ट में कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो ये जो यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने की ये कंस्पिरेसी है। और हमारे लोग को भी ये सोचना चाहिए कि हमारा लोग भी ऐसा है। देखिए, मैं अपना गलती कोई मानता हूँ, हम अपना अंदर भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी जितना होना चाहिए, रीजनल मैच्योरिटी जितना होना चाहिए, अपने लोगों के अंदर भी नहीं है। छोटे छोटे बात पर ये विभाजित हो रहे हैं, जिसका फायदा कोस्टल उड़ीसा को मिल रहा है। आज जैसे बोलते थे आप, लैंग्वेज का नाम क्या होगा? अरे जो भी होने से, आप रोज फ्लावर को अगर कोई दूसरा फ्लावर के नाम पर बुलाओ, वही तो सुगंध आएगा ना। हमारा लड़के लोग को, हमारा आदमी को तो अपना लैंग्वेज में पढ़ने के मौका मिलेगा। हाईकोर्ट कहीं भी हो, संबलपुर में हो, झारसुगुड़ा में हो, राउरकेला में हो, बलांगीर में हो या कालाहांडी में हो, अगर यहाँ होता है तो जब लीगल जस्टिस सिस्टम हमारा यहाँ तो आएगा ना। ये अपना आदमी नहीं समझते हैं। और ये क्या होता है, देखिए, ये इतिहास में एक प्री रिवोल्यूशनरी स्टेज होता है। जब रशिया में भी अक्टूबर रिवोल्यूशन के पहले, या भारत में भी स्वाधीनता आंदोलन के पहले, एक प्री रिवोल्यूशनरी स्टेज था, जब हमारे अंदर यूनिटी नहीं रहता है, छोटे छोटे बात पर हम झगड़ते हैं। ये जो स्टेज होता है, ये स्टेज एक बहुत डेंजरस स्टेज है। आज हम एक प्री रिवोल्यूशनरी स्टेज पे हमारा कोस्टल रीजन है, जिसका फायदा आज कोस्टल उड़ीसा के लोग ले रहे हैं, प्रशासन ले रहा है। प्रशासन जानबूझ के ये कर रहा है। अगर प्रशासन, मैं तो बोलता हूँ, आज उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को मैं चैलेंज करता हूँ, कहीं भी एक भी जगह ये लेट हिम कम एंड एस्टैब्लिश हाईकोर्ट बेंच इन आवर एरिया, नोबडी विल। एक बार कर देते हैं, लोग उसको स्वीकार करेंगे। लैंग्वेज को भी मान्यता दे दो, लोग स्वीकार करेंगे। IIM जब हुआ, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, संबलपुर भी मांगा, बलांगीर भी मांगा, झारसुगुड़ा भी मांगा और राउरकेला भी मांगा। अल्टीमेटली संबलपुर में सब स्वीकार किए कि नहीं? ऐसे कल कहीं भी होता है, लोग स्वीकार करेंगे। ये लोग
हमारा यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने की कंस्पिरेसी कर रहे हैं और हम उनका कठपुतली बन के शिकार होके हम नाच रहे हैं। यही तो उनका फायदा है। आपको नहीं लगता कि ये जो कुशल मूवमेंट चल रहा है, इसके कारण ओडिशा के जो पूर्व विभाग है, पूर्वी भाग के लोगों के प्रति पश्चिमी भाग में एक दुराग्रह जन्म ले रहा है, एक घृणा की भावना पश्चिमी भाग के लोगों के मन में जन्म ले रही है। ऐसी ही भावना 1947 में हिंदू और मुस्लिम के बीच में जन्म लिया था, जिससे कि आज तक पाकिस्तान और भारत के बीच में एक बंधुता की भावना जन्म नहीं ले पाई। क्या ऐसी भावनाओं को लेकर, ऐसी दुराग्रह घृणा भावना को लेकर आप एक स्टेट बनाना चाहते हैं? देखिए, हमारा यहाँ अभिमान की भावना है, घृणा की भावना नहीं है। आज भी कोस्टल ओडिशा का, अगर आप बोलते थे नवीन पटनायक आके अगर बरपाली से बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लाखों वोट से जीत सकते हैं, तो कहाँ है हमारा घृणा? हमारा लोग घृणा करते तो कोस्टल ओडिशा का लीडर को यहाँ लाखों वोट में नहीं जीताते। आज भी 1 2 3 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा है, ब्रजराजनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, टिटलागढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ कोस्टल ओडिशा से आए हुए लोग ही इलेक्शन से जीत रहे हैं। ऐसा घृणा नहीं है, मगर एक अभिमान है, एक आक्रोश है, क्योंकि हमारा यहाँ का सारे चीज लेके वहां खर्च कर रहे हैं, यहाँ का लोग को गरीब से गरीब कर रहे हैं, तो सबके अंदर एक आक्रोश है। आक्रोश और जो घृणा, ये अलग अलग चीज है। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मुलेशन है, बेसिक फिलोसफी है ये इलाके का, ये लोग हमारा तो एक्चुअली हमारा जो फिलोसफी है कोस्टल रीजन का, क्योंकि इसका एक हिस्टोरिकल रीजन भी है, वो वसुधैव कुटुंबकम। आज सारे इलाके से लोग आके यहाँ बैठे हुए हैं। राउरकेला में कौन बैठता है, झारसुगुड़ा में कौन बैठता है, संबलपुर में कौन बैठता है, सारे देश से लोग आके बैठे हुए हैं। और किसी को हम नकार नहीं रहे, हम किसी को यहाँ से निकाल नहीं रहे। हम बोल रहे हैं जो भी आए हो, यहाँ रहते हो, आप यहाँ का खाते हो, यहाँ का पीते हो, यहाँ का कम से कम मिट्टी का गुण तो गाओ, ये बोलते हैं। एक घृणा की बात नहीं है। नहीं तो आज कोस्टल ओडिशा का एक ही आदमी यहाँ नहीं आ सकता। आज तो बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट में कोस्टल ओडिशा का लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जितना ऑफिसर है, 90% ऑफिसर्स तो कोस्टल ओडिशा से आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, घृणा नहीं है, मगर एक आक्रोश है। और वो आक्रोश कौन तैयार किया है? सरकार तैयार किया है, प्रशासन तैयार किया है, व्यवस्था तैयार किया है। अगर यहाँ का सारे चीज आप ले जाके कोस्टल ओडिशा में खर्च करोगे, जितना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है सभी जाके कोस्टल ओडिशा में करोगे, यहाँ का लोगों को आप कीड़े मकोड़े जैसे आप ट्रीट करोगे, तो लोगों के मन में तो आक्रोश आएगा ही। तो ऐसा नहीं कि घृणा के फाउंडेशन पे हम स्टेट बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो हिस्सा हमको मिले, उनका हिस्सा उनको मिले। दो आदमी को झगड़ते हुए देखने से पहले अलग अलग कर दिया जाता है और अलग अलग उनके जो अधिकार है उनको दे दिया जाता है, और झगड़ा का कोई मतलब नहीं निकलता। तो इसीलिए ये जो आज घृणा की बात बोल रहे हैं, ये आक्रोश है, घृणा नहीं। पूर्व उड़ीसा के लोगों का ये तर्क रहा कि पश्चिम उड़ीसा के अविकसित रहने का कारण वही के राजनीतिक शक्ति है। लोगों का मानना है कि वहां से चुने हुए विधायक, वहां से चुने हुए सांसद संसद में, विधानसभा में उस इलाके के विकास को लेकर कोई आवाज नहीं उठाते। यही बड़ा मुद्दा है पश्चिमांचल के अविकसित रह जाने के कारण। तो आप क्या चाहते हैं कि एक सशक्त राजनीतिक नेतृत्व खड़ा करें और उड़ीसा को एकीकृत रहने दे, या फिर एक पश्चिमांचल को अलग प्रदेश के तौर पर आगे खड़ा करेंगे? ये एक क्या नहीं कदम हो सकता कि यहाँ के राजनीतिक शक्ति को सशक्त किया जाए? ये लोग जो बोल रहे हैं ये पूरा पूरी गलत नहीं है, पूरा पूरी सच नहीं है, ये अर्थ सत्य है। ये सच है कि यहाँ का जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो इलेक्टेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो जीते हुए हैं पास्ट में, ये अपना जो कर्तव्य है उसको खिलाफ किए हैं। इसके ये कर्तव्य संपादन सही तरीके से नहीं किए। लोगों को जो न्याय देना चाहिए वो नहीं दिए हैं, ये तो सही बात है। मगर ये भी सही है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है उड़ीसा में, 147 कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ है, उनमें से 41 कॉन्स्टिट्यूएंसी आज इस इलाके में है, बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोस्टल उड़ीसा में है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो ये एरिया के हिसाब से नहीं होता है, पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। कोस्टल उड़ीसा में जो सी कल्चर है, सामुद्रिक कल्चर है, इसलिए उस इलाके में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है। हमारा इलाका टोपोग्राफी में हिली एरिया है, हमारा यहाँ फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होता है, स्केटर्ड होके पॉपुलेशन रहता है। तो यहाँ एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कोस्टल उड़ीसा का 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा।
तो ये जो पॉपुलेशन के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूंसी रिऑर्गेनाइजेशन हुआ है, इसलिए इन लोगों को 107 कॉन्स्टिट्यूंसी मिला है, हमको 41 कॉन्स्टिट्यूंसी मिला हुआ है। तो क्या होता है, हमारा तो यूनिटी नहीं है एक। दूसरी बात है, यहाँ का पॉलिटिकल लीडरशिप करप्ट भी हो सकते हैं और दूसरे सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकते हैं। मगर अगर एक्सीडेंटली अगर हमारा विधायक एकजुट हो जाते हैं, फिर भी नंबर गेम में वो असेंबली में हार जाएंगे। इस इलाके के लिए डेवलपमेंट की बात उठा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि ये लोग यूनाइटेड नहीं हुए, एक एक प्रसंग पर यूनाइटेड हुए हैं, मगर तब भी उड़ीसा सरकार जबरन कर सकता है, क्योंकि उनका 107 एमएलए है। तो क्या होगा, कल को अगर हमारा नया प्रांत होगा, नया प्रदेश होगा, तो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी रिऑर्गेनाइजेशन होगा, तो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, नए लीडरशिप ग्रासरूट में आज जो युवा है, जो लोगों के लिए काम करने के निकल रहे हैं, इन लोगों में से नया जो लड़ाई में है, स्टेट मूवमेंट में है, जल जमीन जंगल की लड़ाई में है, आदिवासी अधिकार के लिए लड़ाई में है, एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ये लोग अगर लड़ाई करते हुए ये लोग अगर कल विधानसभा में आएंगे, पार्लियामेंट में आएंगे, ये जरूर लोगों के लिए काम करें, तो तब यहाँ इस इलाके का डेवलपमेंट होगा। ये सही है कि अपना जो लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप आज तक आए हुए हैं, ये लोग में से ज्यादातर अपने को लिए सोचे हैं, मिट्टी के लिए ज्यादा नहीं सोचे हैं। मगर ये भी सही है कि इनको टिकट कौन दिया है, और जिस पॉलिटिकल पार्टी टिकट दिया है उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो तो कोस्टल उड़ीसा में ही है, वो भुवनेश्वर में ही है। तो कल को अगर हमारा स्टेट होता है, तो हमारा जो सेंटर होगा वही सेंटर इस इलाके में रहेगा। और जो लोग आज मिट्टी से जुड़े हुए हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ये लोग कल अगर विधानसभा पार्लियामेंट में आएंगे तो हमारा डेवलपमेंट होगा। मगर दूसरी पार्ट जो है, अर्ध सत्य में का हाफ पार्ट ये है, दूसरी पार्ट ये है कि अगर यहाँ का एमएलए और एमपी काम नहीं भी करता है, कितना पैसा ये लोग हमको दिए हैं, 100 में से अगर ये लोग 67% उनका जो स्टेट एक्सचेकर का यहाँ से जाएगा, और जब लौटाते हैं तो अगर 15%, 10% यहाँ लौटाते हैं, तो कितना डेवलपमेंट हो पाएगा, आप बताइए। तो ये जो बोल रहे हैं कि यहाँ का एमएलए एमपी काम नहीं करते इसलिए डेवलपमेंट नहीं होता है, ये आधा सत्य है। मगर बाकी आधा ये है कि जितना भी इकोनॉमिक रिसोर्सेस जनरेट होता है, जो बजटरी प्रोविजन होता है, उसका लायन शेयर कोस्टल उड़ीसा में खर्चा होता है, इसलिए भी डेवलपमेंट नहीं होता। तो इसीलिए हमारा स्टेट होने से दो ही चीज होगा, दोनों चीज होगा। एक तो नया लीडरशिप आएंगे, उभरते हुए युवा आएंगे, जो लड़ाई से आएंगे, यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे। दूसरा ये है कि हमारा इकोनॉमिक रिसोर्सेज इतना ज्यादा है कि हम एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी यहाँ एस्टेब्लिश कर सकते हैं और हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। आपने विभिन्न विषयों पे बात की और कहा कि कुछ समय इमेच्योर था जब कौशल क्रांति दल की स्थापना की गई, तो अभी आपने कहा कि अभी लोगों के अंदर ये भावना आ चुकी है कि ये प्रदेश का विभाजन होना चाहिए। तो क्या आने वाले पंचायत चुनाव में आप एक राजनीतिक दल के तौर पर इस चुनाव में भाग लेंगे? अभी तक तो सोचा नहीं गया है, मगर पंचायत इलेक्शन में कुछ एक्सपेरिमेंट हो सकता है। और राजनीतिक दल होगा कि नहीं होगा अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बात होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी की बात होता है। मगर आज तक ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं तैयार किया गया है कि अगले पंचायत होगा कि पंचायत इलेक्शन में एक दो जगह पे हमारा एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि लोगों को कैसे मूवमेंट के साथ जोड़ा जाए, इलेक्शन के मार्फत से ये किया जा सकता है। आप जब भी हम किसी भी आंदोलन को देखते हैं तो उस आंदोलन में देखते हैं कि एक सेवा दल रहता है जो कि उस जो आंदोलन के बैकग्राउंड पे लोगों की सेवागत मनोभावना को जागरूक करता है। क्या आपके आंदोलन में भी ऐसी कोई सेवागत भावना की दृष्टि से काम करने वाली कोई टोली है? ये जो आंदोलन में जितने आदमी आए, ये मिट्टी से जुड़े हुए आदमी हैं, मिट्टी को प्यार करने वाले आदमी आए। हमारा फिलोसफी है मानव सेवा ही माधव सेवा। लोगों के लिए हैं तो स्टेट मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग डिस्ट्रेस माइग्रेशन कर रहे हैं, जो लोग एजुकेटेड माइग्रेशन कर रहे हैं, जो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, जो झिंटू बरिया का आदिवासी फैमिली का सभी आदमी खाना नहीं खा के मिला तो मर गए हैं, जो 300 से ज्यादा किसान मर गए हैं, इन लोगों के लिए जो हम काम कर रहे हैं, ये तो सेवा ही है, यही सेवा है। तो लोगों के लिए लड़ाई करना भी एक सेवा है, लोगों को खाना देना भी एक सेवा है, लोगों को काम देना भी एक सेवा है। और हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है ये सेवा के आधार पर ही हुआ है, क्योंकि हमारा जो फिलोसफी है
वो वसुधैव कुटुंबकम का फिलोसफी है, और मानव सेवा ही माधव सेवा, यही फिलोसफी है। यही फिलोसफी के आधार पर हम चल रहे हैं। और आज जो एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं ये आंदोलन में, कोई ब्लड डोनर है, तो कहीं कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, कोई जल जमीन जंगल के अधिकार के लिए लड़ाई कर रहा है, कोई राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए लड़ाई कर रहा है, कोई ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए लड़ाई कर रहा है। ये सारे एक्टिविस्ट आज के मूवमेंट में, ये जो कोस्टल स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी में वो लोग मिले हुए हैं। तो सेवा ही हमारा फाउंडेशन है, सर्विस एंड डेवलपमेंट, ये दोनों को लेके हम ये राज्य की परिकल्पना करते हैं। तो आगे चलकर जो आपके इलाके में जो समन्वय नहीं हो पा रही है विभिन्न जिलों के नेतृत्वों के बीच में, आप जो कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, विभिन्न विषयों को लेकर जिले के नेतृत्व के बीच में बहुत ज्यादा अनबन सी दिखाई देती है। इन जिलों के बीच में समन्वय के लिए आपने कोई योजना प्रस्तुत किया है कि इसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, हम समन्वय भी करते हैं, इग्नोर भी करते हैं। समन्वय तब तक करते हैं जब तक ये पॉसिबल होता है। यहाँ देखते हैं कि ये स्पॉन्सर्ड है, मगर कोस्टल ओडिशा से स्पॉन्सर किया गया ऑपोजिशन है, उसको इग्नोर करके हम चलते हैं। यहाँ दो तरफ की जीत देखते हैं। कुछ लोगों का कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कि उनका रीडिंग नहीं है, उनका एप्रीहेंशन है, ये कुछ इशू उठाते हैं। इसको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। मगर जो लोग कोस्टल ओडिशा से तैयार किया गया एक प्रिंसिपल को लेके, एक वहां का कंस्पिरेसी का पार्ट बन की कुछ चीज करते हैं, उनको ऐसा होता है। दोनों तरफ से हम अभी लोगों को लेके मूवमेंट कैसे आगे, देखिए भारत की स्वाधीनता मूवमेंट में भी ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था ऐसा मतलब नहीं है। जो भी मूवमेंट होता है, तेलंगाना में भी ऐसा हुआ था, जिस भी मूवमेंट दुनिया में हो, ऐसा नहीं होता कि 100% आदमी जाके उसको सपोर्ट करते हैं। मगर अगर उसमें उलझे रहेंगे कि इसको कैसे समाधान करेंगे, इसको कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, तो मूवमेंट आगे नहीं जा सकता। तो हम दोनों चीज करते हैं, जहां लॉजिकल इश्यू उठता है वहां कोऑर्डिनेट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए कोशिश करते हैं, और जहां इंटेंशनल इश्यू उठता है, इंटेंशनली किसी का पर्सनालिटी को होलीफाई करने का, कि इंटेंशनली किसी के खिलाफ गलत प्रचार करने का, इंटेंशनली कंट्रोवर्सी तैयार करने का जो इश्यू उठता है, उनको इग्नोर करके हम आगे चलते हैं। राज्य सरकार कह रही है कि इस इलाके के विकास के लिए उसने एक विकास परिषद का भी गठन किया है, और विकास परिषद बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस इलाके में बहुत बेहतरी के लिए काम कर रहा है। आप इसको कितना सच स्वीकार करते हैं? क्या ये सही, राज्य सरकार का दावा सही है? मैं बोल चुका हूँ, 28,000 करोड़ रुपया यहाँ से जाता है, और ये लोग पश्चिम ओडिशा विकास परिषद को पहले 100 करोड़ देते थे, अभी 200 करोड़ दे रहे हैं। 28,000 करोड़ ले रहे हैं और 200 करोड़ दे रहे हैं, तो कैसे विकास अच्छा होता है आपको पता होगा। तो दूसरी बात है, ये पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर किए हैं वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल का। उनका पार्टी का जो जिसको टिकट नहीं मिलता या कोई एडजस्ट नहीं कर सकते, यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल ये लोग इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए किए हैं। अगर ऐसे करते तो आर्टिकल 371 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसके तहत ये करते और उनको फिजिकल इकोनॉमी देते, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, अपना डिसीजन लेने का क्षमता नहीं है, ये पश्चिम ओडिशा विकास परिषद क्या है? ये ओडिशा गवर्नमेंट का प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के अंडर रहते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है। तो ओडिशा गवर्नमेंट का प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हुए अगर एक डिपार्टमेंट रहता है और उसका बजटरी प्रोविजन 200 या 100 करोड़ होता है, जिस इलाके से 28,000 करोड़ जाता है, वो 200 करोड़ में कैसे डेवलपमेंट करेंगे? इसलिए कुछ लीडर्स को तैतान करते हैं, ये लोग आते हैं, ठीक आके जाते हैं, इसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं पाई इस इलाके। कौशल आंदोलन को अगर एक वाक्य में अगर आप वर्णना करना चाहें, कि एक वाक्य में अगर कौशल आंदोलन को संपूर्ण रूप देना चाहें, तो कौन सा वाक्य हो? देखिए, कौशल आंदोलन एक मुक्ति आंदोलन है, ये एक विकास का आंदोलन है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अल्टरनेटिव कोस्टल स्टेट के लिए हमको लड़ना चाहिए, विकल्प कोस्टल राज्य के लिए लड़ाई करना चाहिए। और कोसलांचल का जितना भी लोग है, ये हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, या कोई भी जाति का हो, सबका स्वार्थ ये कोसल राज्य में है। तो सबको एकजुट होकर कोसल के लिए लड़ना पड़ेगा। तो साथियों, ये थे हमारे प्रमोद कुमार मिश्र जी, जो कि कौशल समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं। कौशल समन्वय समिति पश्चिम भाग जो है उड़ीसा प्रदेश का, उसको विभाजित करने के लिए आंदोलन करते हैं,
और उसका जो केंद्रीय टोली है उसके ये सदस्य भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद कुमार मिश्र जी, आप हमारे साथ जुड़े और जय कुशल। पश्चिम ओडिशा के विभिन्न विषयों पे हमने चर्चा की। इसके लिए हम हमारे श्रोताओं और हमारे दर्शकों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय कुशल, जय कुशल।